हाँ सुनो अब ना, आ रही है आवाज आप लोगों को? एक बार फटाफट रिप्लाई करके बता दो, आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक बार फटाफट बता दीजिएगा, आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। हाँ जी सुनो ना, देखिएगा, जो हमारी पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम था कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। 3 क्लासें हो गई थी हमारी, और वो 3 क्लासें हमने यूट्यूब के लिंक से प्रोवाइड करवा भी रखी है, आप लोगों को यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है ना? अभी इस वीक और अपन जो क्लास है वो यूट्यूब पर अवेलेबल करवा देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीक से जो क्लास है वो केवल ऐप पर ही चलेगी। अभी ये क्लास ऐप पर लाइव चल रही है, ठीक है ना? ये क्लास अपनी एप्लीकेशन पर लाइव चल रही है, ठीक है? तो अब सुनो सारे के सारे, ढंग से ध्यान देना। तो हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर 3 क्लासों के अंदर ये देखा था कि जो पहली क्लास थी उसके अंदर अपन ने केवल जनरल इंट्रोडक्शन किया था क्वांटम मैकेनिक्स का, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था कि इसकी जो विकास यात्रा है, इसका जो इतिहास है, इसका जो विकास क्रम है, वो किस प्रकार से शुरू हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसे कौन से प्रायोगिक तथ्य थे जिनको समझाने में क्लासिकल असफल रही। तो उसी बीच हमारे पास में जो पहला टॉपिक आया था वो ये था कृष्णिका। कृष्णिका को सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया था, पिछली क्लासों के अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर हमने सब कुछ समझा रखा है। कृष्णिका को हमने डिफाइन किया था, डिफाइन करने के बाद में अपन ने उसके लिए कुछ जनरल बातें करी थी, और जनरल बातों के साथ साथ हमने उसके लिए कोटर प्रयोग पढ़ा था। कोटर प्रयोग पढ़ने के बाद में हमने कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को प्लॉट किया था कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कुछ इस तरीके का बनता है। और कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाने के बाद में हमने क्या किया था, उस वक्र की व्याख्या करना प्रारंभ किया था। लगभग 3-4 पॉइंट हमने उसके अंदर लिखवा दिए थे, शायद 4 पॉइंट हमने लिखवा दिए थे, और 1 बाय 1 आगे अपन कंटिन्यू करते हैं आगे के पॉइंट्स को, ठीक है? तो अब सुनना सारे के सारे ढंग से, है ना? चलो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है? और एक एक बात को अब ढंग से सुनना है और समझना है, ठीक है? ध्यान दो, मैं एक बार वापस ग्राफ बना देता हूं ताकि मुझे समझाने के अंदर आसानी रहे। अच्छा, 3 पॉइंट हो गए थे क्या? हाँ, जो भी थे 3 पॉइंट हो गए थे। जो भी नेक्स्ट पॉइंट आएगा उस पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, देखिएगा। तो ढंग से समझना कि जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र चल रहा था वो हम प्लॉट कर रहे थे कुछ इस तरीके से। देखो, ठीक, तो ये जो वक्र बनाया था हमने, उस वक्र के अंदर जो कुछ समझने वाली चीजें हैं वो सारी ढंग से सुनते चलना, समझते चलना, देखते चलो। पहले मैं वक्र बना देता हूं एक बार ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात, ये जो वक्र खींचा गया था वो किस किस के बीच में था? ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। तो इधर तो था हमारे पास में ई लैम्डा, इधर था हमारे पास में लैम्डा। ये जो ई लैम्डा है इसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन समता। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन समता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन समता का मतलब बताया था मैंने, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल एवं एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। और लैम्डा क्या है हमारे पास में? तरंग धैर्य है। ये क्या है हमारे पास में? तरंग धैर्य है, ठीक है? मैं एक बार और डिफाइन कर दूंगा, वो सारे के सारे पॉइंट जो हमने समझाए थे बड़े काम के हैं, ठीक है ना? तो मान लेता हूं ये वाला जो नीचे वाला वक्र है, ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T1 टेम्परेचर पर है। तो यहां पे जो T1 का मान होता है वो T2 से ज्यादा होता है, T2 का मान किससे ज्यादा होता है? T3 से ज्यादा होता है, ठीक है? तो हम इस वक्र को डिफाइन कर रखे थे,
तो मैंने जो भी 3-4 पॉइंट आप लोगों को करवाए थे, समझाए थे, उनको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रखे। तो सबसे पहली बात, अगर हम कहें कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्घ्य के मध्य जो वक्र खींचा जाता है, उसी वक्र को क्या कहते हैं अपन, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा और तरंग दैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, काम की बात क्या है, हमने ये जो वक्र प्लॉट किया है, इस वक्र को प्लॉट करने के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन हमको कैसे लिखना है। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, तो पहला पॉइंट शायद मैंने ये बताया था कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है। तो आप चेक कर लो पूरे वक्र को, जैसे मान लो T1 केल्विन टेम्परेचर पर जो वक्र है वो ये रहा, तो आप चेक करो ये वक्र कहीं से बीच में से ब्रेक है, नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है कहीं से भी, ये किस प्रकार का वक्र है, एक सतत वक्र है। तो पहला पॉइंट हमारा ये बताया था मैंने कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कैसा वक्र होता है, एक सतत वक्र होता है। दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हो इसके अंदर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें अपन, तो तीसरा पॉइंट ये है कि पहले जब लैम्डा का मान बढ़ता है तो ई लैम्डा का मान बढ़ता है, फिर इसके बाद में ई लैम्डा का मान मैक्सिमम होता है, और उसके बाद में ई लैम्डा का मान धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये तीसरे पॉइंट के अंदर बात करी थी मैंने, शायद मैंने 4 पॉइंट लिखवा दिए होंगे, एक बार चेक कर लेना। अगर अपन चौथे पॉइंट की बात करें, तो चौथे पॉइंट के अंदर अपन ने वीन का विस्थापन नियम डिफाइन किया था, और वो क्या कहा था मैंने कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो कम वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है। कैसे, जैसे देखो ये T1 केल्विन ताप का वक्र है, ये T2 केल्विन ताप का वक्र है, ये T1 सॉरी ये T3 का है, ये T2 का है, ये T1 का है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो T3 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी यहां पर है, T3 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो यहां पे है। T2 केल्विन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया T3 से T2, तो मैक्सिमम एनर्जी का जो पॉइंट है वो कम वेवलेंथ की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, कम वेवलेंथ की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे लैम्डा सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लैम्डा क्या हो रहा है, अपने कम मान की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, टेम्परेचर के। और जब अपन इसको बराबर करते हैं तो ये आता है मेरे पास में B अपॉन टी, इसको कहा था मैंने वीन का नियम। और यहां जो B होता है ये वीन कांस्टेंट होता है, जिसका मान मैंने बताया था 2.898 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर केल्विन। ये सब चीज मैं पहले की जो 2-3 क्लासें हो गई उसके अंदर चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, ये तो हमारी पिछली क्लासों की चर्चाओं का एक शॉर्ट रूप मैंने यहां पे बताया है। अब आते हैं हम हमारी काम की चीजों पर। अब हम किस पर आते हैं, काम की बातों पर आते हैं। ठीक है, किस पर आएंगे, काम की बातों पर आएंगे। ठीक, काम की बातों पर आते हैं। ठीक है, देखो ये मिटा देता हूं, जितने पॉइंट हो गए थे उसके बाद अब अपन चर्चा करने वाले हैं। 4 पॉइंट हो गए थे, 5वें पॉइंट की बात करते हैं। देखो अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं, तो आप किसी भी टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी चेक करो। जैसे मान लो ये T1 टेम्परेचर का ग्राफ है, तो इस पर मैक्सिमम एनर्जी यहां पर है। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ई लैम्डा एम, ये क्या होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। ये किसके समानुपाती होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है।
तो अगला पॉइंट अपन ये इंक्लूड करेंगे कि ये जो ई लैम्डा एम होता है, मैक्सिमम एनर्जी, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता अधिकतम, वो क्या होती है, ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। कौन सी घात के समानुपाती होती है, पंचम घात के समानुपाती होती है। तो आप अगला पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रखा हूं, लिखो, यदि ताप का मान बढ़ाया जाए, यदि ताप का मान बढ़ाया जाए तो अधिकतम ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, अधिकतम ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, जो कि ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, जो कि ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है, जो कि ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। तो ये लिख लो, ई लैम्डा एम समानुपाती टी की पावर 5, ई लैम्डा एम समानुपाती टी की पावर 5। हाँ जी, अब आओ देखो, अगले पॉइंट की बात करते हैं, छठे नंबर के पॉइंट की। देखो छठे नंबर का पॉइंट क्या कहता है, सुनना। देखो छठे नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है, मैं आपको बताता हूं, देखो छठे नंबर का पॉइंट क्या कहता है, सुन, छठे नंबर का पॉइंट ये कहता है, जैसे मान लो किसी भी टेम्परेचर पर ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, इस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में क्या होता है कि ये जो वक्र है और ये जो लैम्डा अक्ष है, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो मैंने एरिया दिखा रखा है, यानी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र किसी भी टेम्परेचर पर, तो ये जो वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है, ये उस टेम्परेचर पर कुल एनर्जी को व्यक्त करता है। यानी ये जो एरिया है यहां पर, ये एरिया क्या करेगा, T3 केल्विन ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा, और ये जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और इसको इक्वल करते हैं तो लिखते हैं E इक्वल टू सिग्मा T4। इसे बोलते हैं स्टीफन का नियम। इसे क्या बोलते हैं अपन, स्टीफन का नियम। इसे क्या बोलते हैं अपन, स्टीफन का नियम। वापस सुन लो, किसी निश्चित ताप पर वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है, वो उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, जो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इक्वल करते हैं तो E इक्वल टू लिखते हैं सिग्मा T4। इसे बोलते हैं अपन स्टीफन का नियम। तो अगला पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखना सारे के सारे, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में वक्र के द्वारा, वक्र के द्वारा लैम्डा अक्ष से बनाया गया क्षेत्रफल, लैम्डा अक्ष से बनाया गया क्षेत्रफल उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है,
उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। इसे स्टीफन का नियम कहते हैं। ये लिख लो, ई समानुपाती T4 और लिखना E इक्वल टू सिग्मा T4। इसे क्या बोलते हैं अपन? स्टीफन का नियम कहते हैं। ठीक है। और यहां जो सिग्मा होता है वो सिग्मा कितना होता है? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन। ये होता है स्टीफन नियतांक। लिख लो ये भी। ये क्या होता है? स्टीफन नियतांक। ठीक है। अब सुनो अगला पॉइंट। देखो देखो, ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक आए। पहला वैज्ञानिक था वीन और दूसरा वैज्ञानिक था रेले जीन्स। ठीक है। अब ये जो वीन है ना, वो क्या करता है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के, जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, उसमें से केवल आधा जो भाग है लघु तरंग दैर्घ्य वाला, केवल उसको ही समझा पाता है। और जो रेले जीन्स है वो केवल दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले पार्ट को ही क्या करता है? समझा पाता है। तो अपन कैसे कहते हैं? सुनो देखो, कि ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनता है, जैसे मान लो किसी टेम्परेचर पर जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, तो उस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की अगर अपन बात करें तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि, सुनना, ध्यान देना, ये जो पार्ट होता है, जैसे ये ई लैम्डा और लैम्डा के बीच जो वक्र खींचा जाता है, उसके अंदर ये जो वक्र बनता है, इस वक्र का जो आधा भाग है लघु तरंग दैर्घ्य वाला, ये तो वीन समझाता है। कौन? वीन। और जो उच्च तरंग दैर्घ्य वाला पार्ट है, ये कौन समझाता है? रेले जीन्स। ये कौन समझाता है? रेले जीन्स। तो क्या पता चला कि ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र होता है,
इसके आधे पार्ट को तो कौन समझाता है? बीन। लघु तरंग धैर्य वाले पार्ट की व्याख्या कौन करता है? बीन। बीन उच्च तरंग धैर्य वाले पार्ट की व्याख्या नहीं कर पाता, और जबकि रेले जीन्स है वो उच्च तरंग धैर्य वाले पार्ट की व्याख्या करता है, लघु तरंग धैर्य वाले पार्ट की व्याख्या नहीं कर पाता। अब क्या हुआ, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक वक्र बनाते हैं। तो जब वो दोनों मिलकर एक वक्र बनाते हैं तो ये वक्र देखो, इस जगह चेक करो, इस वक्र को जहां एनर्जी मैक्सिमम होती है उस जगह अगर आप इस वक्र को चेक करोगे तो ये वक्र क्या हो गया? टूट गया। जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कैसा होता है? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र तो इस तरीके का होता है, सतत होता है, और हमको पता चला कि ये इस जगह किस प्रकार मिला है, हमें असतत प्राप्त हो गया। यही कारण है कि वीन और रेले जीन्स दोनों मिलकर भी क्या नहीं समझा पाए? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाए। यही चिरसम्मत विज्ञान की क्या है? असफलता है। यही आकर क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाती है? टूट जाती है, फेल हो जाती है। तो अपन अगले पॉइंट में ये इंक्लूड कर सकते हैं कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों ने अवधारणाएं दी। दो वैज्ञानिक, एक तो था वीन जो तो लघु तरंग धैर्य के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, उच्च तरंग धैर्य के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाता है। और जो रेले जीन्स है वो उच्च तरंग धैर्य के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करता है, लघु तरंग धैर्य के लिए कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाता है। अब क्या है, अगर हम कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को देखते हैं तो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो किसी टेम्परेचर पर वक्र बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जबकि ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर जब वक्र बनाते हैं तो वक्र कुछ इस तरीके का मिलता है। तो ये पता चलता है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र तो एक कैसा वक्र होता है? सतत वक्र होता है। और जब ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर इस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को बनाते हैं तो ये पता चलता है कि मैक्सिमम एनर्जी वाले पॉइंट पर वक्र कैसा हो जाता है? असतत प्राप्त होता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में किस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। आखिरकार क्लासिकल कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखवाता हूं, लिखो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, इसके अंदर लिखो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। दो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, जहां लघु तरंग धैर्य के लिए, जहां लघु तरंग धैर्य के लिए वीन के द्वारा, वीन के द्वारा और उच्च तरंग धैर्य के लिए, और उच्च तरंग धैर्य के लिए और उच्च तरंग धैर्य के लिए रेले जीन्स के द्वारा वक्र की व्याख्या की गई। उच्च तरंग धैर्य के लिए रेले जीन्स के द्वारा वक्र की व्याख्या की गई। एक बार ये वक्र बना लो, एक बार सारे के सारे इस वक्र को बना लो।
बना लिया। अब सुनो आगे लिखो इसके। जब वीन और रेले जीन्स, जब वीन और रेले जीन्स दोनों मिलकर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, जब वीन और रेले जीन्स दोनों मिलकर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र बनाते हैं तो उच्च ऊर्जा पर वक्र असतत हो जाता है, तो उच्च ऊर्जा पर वक्र असतत हो जाता है। अर्थात ये दोनों वैज्ञानिक उच्च ऊर्जा पर वक्र असतत हो जाता है, जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र है, जबकि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र है। अतः ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर भी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाते, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को नहीं समझा पाते हैं। यही चिरसम्मत विज्ञान की असफलता का कारण है, यही चिरसम्मत विज्ञान की असफलता का कारण है। यानी अपन कह सकते हैं कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में क्लासिकल फिजिक्स किस तरीके से फेल हुई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे और आखिरकार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके ही कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट। कृष्णिका, कृष्णिका के लिए कोटर प्रयोग, उसका कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र और उस वक्र के कुछ पॉइंट यहां पे हमने लिखवा दिए हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, एक क्वेश्चन यहां बन सकता है। कृष्णिका को परिभाषित करते हुए उसका कोटर प्रयोग समझाइए तथा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपन वो लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक दो क्लास के बाद में आप लोगों का जो टाइमिंग है वो पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।